Hello, entrepreneurs. Welcome to our channel. So, we have started our series for class 12 Macroeconomics Numerical Questions. और इस सीरीज में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स के सारे न्यूमेरिकल्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज में टोटल 2 लेक्चर्स रहेंगे। पहले लेक्चर में हम नेशनल इनकम को छोड़कर सारे चैप्टर्स के सारे न्यूमेरिकल्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे, लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, बैंकिंग, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एवरीथिंग। एंड सेकेंड लेक्चर, उसमें हम कवर करेंगे नेशनल इनकम के सारे क्वेश्चंस को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस, सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज जो आपको इस पूरे लेक्चर में काम आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले फॉर्मूला से, वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये आप चाहें तो कहीं पे नोट डाउन कर ले या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब के 3 फॉर्मूलाज होते हैं, मतलब आप इसको 3 तरीके से निकाल सकते हो। पहला चेंज इन y एंड चेंज इन i, दूसरा 1/1 माइनस MPC, और तीसरा फॉर्मूला होता है 1/MPS। तो या तो MPC, MPS या फिर चेंज इन y एंड चेंज इन i गिवन हो तो हम निकाल सकते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सेकेंड, कंजम्पशन फंक्शन, इसका फॉर्मूला होता है C बार प्लस BY, जिसमें C बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मतलब अगर आप कुछ भी नहीं कमा रहे हो तो भी जिंदा रहने के लिए, बेसिक सर्वाइवल के लिए जो आप छोटा मोटा खर्चा करते हो उसे कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। फिर BY को हम कहते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इसका मतलब इनकम की वजह से जो आपने खर्चा बढ़ाया, मतलब पहले 40,000 कमा रहे थे तो 30,000 का खर्चा कर रहे थे, अब 60,000 कमा रहे हो तो 50 का खर्चा कर रहे हो। तो इनकम की वजह से जो आपने एक्स्ट्रा खर्चा किया है उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन, जिसमें Y इज इनकम एंड B इज MPC। फिर आता है सेविंग फंक्शन। अगर दोनों में से कोई एक फंक्शन गिवन हो तो आप दूसरा निकाल सकते हैं। तो सेविंग में बस ये जो C बार है वो क्या हो जाएगा, माइनस C बार, और B क्या हो जाएगा, 1 माइनस BY। तो Y तो अभी भी वही इनकम है, C बार अभी भी वही ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। B क्या था, MPC, तो 1 माइनस B क्या हो जाएगा, MPS। ओके, फिर आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर या तो ADAS के इक्वल हो तो भी वो इक्विलिब्रियम है, या फिर S इक्वल्स टू I हो तो भी इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम पे ADAS के इक्वल होता है और सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है। फिर टोटल डिपॉजिट या टोटल क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक। तो जब भी हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक क्या करता है, उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रखता है, जिसे हम कहते हैं रिजर्व रेशियो, और बाकी पैसा वो दूसरे कस्टमर्स को लोन में देता है। तो जब वो लोन देता है तो कैश में नहीं देता, लोन का अमाउंट क्या करता है, उनके अकाउंट में ट्रांसफर करता है। तो फॉर एग्जाम्पल, बैंक के पास 1,000 का डिपॉजिट आया, 200 रुपए का उन्होंने अपने पास रिजर्व रखा और 800 रुपए का किसी को लोन दिया। अब ये लोन जिसको भी दिया उसके अकाउंट में जमा करवाया। तो अब पहला डिपॉजिट 1,000 का था, दूसरा डिपॉजिट 800 रुपए का हो गया, कुल मिला के कितना मनी क्रिएट हुआ, 1,800 रुपए। फिर 800 में से अपने पास कुछ रिजर्व रखेगा, फॉर एग्जाम्पल उसने 100 रुपए रिजर्व रखा, तो 700 रुपए किसी और को लोन में देगा। फिर 700 में से अगर उसने लोन 100 रुपए अगेन रिजर्व रखा तो 600 रुपए का लोन देगा। तो ये क्या हो जाएगा, हर एक स्टेज पे मनी क्रिएट हो रही है। तो टोटल वो कितना पैसा क्रिएट करेगा, इसको निकालने के लिए प्राइमरी डिपॉजिट, मतलब स्टार्टिंग में जो हमारे पास डिपॉजिट आया था उसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 अपॉन रिजर्व रेशियो के साथ। दैट मीन्स अगर आपका रिजर्व रेशियो ज्यादा है, ज्यादा पैसा अपने पास जमा करके रखना है, तो मनी क्रिएशन कम होगा, और रिजर्व रेशियो अगर कम है, दैट मीन्स अपने पास कम रिजर्व रखना है, तो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है टोटल डिपॉजिट का, दैट इज प्राइमरी डिपॉजिट में सेकेंडरी डिपॉजिट ऐड कर दो। तो टोटल डिपॉजिट क्या होता है, प्राइमरी मतलब जो डायरेक्टली कस्टमर ने बैंक अकाउंट में जमा करवाया है, और सेकेंडरी डिपॉजिट जो कि हमने कस्टमर को लोन दे देकर उनके अकाउंट में जमा किया है। तो जब कस्टमर को लोन देते हैं तो उनके अकाउंट में पैसा जाता है ना, तो वो डिपॉजिट क्या होता है, सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी को ऐड कर दें तो क्या निकलता है, टोटल डिपॉजिट। और सेकेंडरी डिपॉजिट की जगह लैंडिंग अमाउंट वर्ड यूज किया जा सकता है, लैंडिंग मतलब जो लोन दिया हो। फिर आता है एमपीसी का फॉर्मूला, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। इंक्रीज इनकम में से कितना आपने खर्चा बढ़ाया है उसे कहते हैं एमपीसी। एमपीएस क्या हो जाएगा, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। बढ़ी हुई इनकम में से आपने कितना एक्स्ट्रा सेव किया है उसे कहते हैं एमपीएस। अगर एमपीसी 0.8 हो, मतलब 80% खर्चा कर रहे हो, तो एमपीएस कितना हो जाएगा, 0.2, 20%। एमपीसी अगर 0.7 है तो एमपीएस 0.3। एमपीसी अगर 0.4 है तो एमपीएस 0.6। फिर आता है एपीसी और एपीएस। एपीसी का मतलब होता है सी अपॉन वाई, टोटल इनकम में से टोटल कितना खर्चा किया, जबकि एपीएस कितना होता है, एस अपॉन वाई,
टोटल इनकम में से टोटल कितना सेव किया। अगेन अगर एपीसी 0.4 है तो एपीएस 0.6 होगा। 40% खर्चा किया तो 60% सेव किया होगा। अगर एपीसी 0.9 है तो एपीएस कितना हो जाएगा 0.1। फिर आता है ट्रेड बैलेंस कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सिंपल, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में से इंपोर्ट ऑफ गुड्स को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा ट्रेड बैलेंस या बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक ही बात है। फिर आते हैं 3 तरह के डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट निकलता है टोटल खर्चे में से टोटल इनकम को माइनस करके, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। बोरेंस को छोड़ के जितना भी आपने कमाया है सब कुछ माइनस करोगे तो क्या निकलेगा, फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट निकलता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। और प्राइमरी डेफिसिट निकलता है फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करके। ओके, इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा हमें फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ी तो हम इसी में ही एड ऑन करते जाएंगे, पर मैक्सिमम आपको इतने में सारा काम बन जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चंस। और अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है, सपोज द सेविंग कर्व ऑफ एन इकोनॉमी मेक्स एन इंटरसेप्ट एट अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ 50 crores in an economy in the economy 20% of increase in income is saved. In the light of the above context, identify the value of investment multiplier that is K. तो K की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू, अभी हमने देखा कि 3 फॉर्मूलाज होते हैं। पहला चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I, दूसरा फॉर्मूला 1 अपॉन 1 माइनस MPC, और तीसरा फॉर्मूला 1 अपॉन MPS। ओके, यहां पर हमारे पास क्या गिवन है, सेविंग्स। और सेविंग्स में उन्होंने क्या बोला है कि 20% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड। जब भी आपकी इनकम बढ़ती है तो उस बढ़ी हुई इनकम में से आप 20% सेव करते हो। मतलब हमारा एमपीएस की वैल्यू गिवन है कितना, 20%, मतलब 0.2। मार्जिनल की कम से कम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो अगर से 20% बोला है मतलब 20 अपॉन 100 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.2। तो एमपीएस कितना है 0.2। तीनों फॉर्मुलाज में से एमपीएस की वैल्यू गिवन है, तो 1 अपॉन 0.2, डेसिमल हटेगा 0, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो यहाँ पर k की वैल्यू हो जाएगी 5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज द वैल्यू ऑफ एपीसी इज 0.8, national income is 4,000 crores, then the value of saving would be. Now APC का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, APC is equal to C upon Y। टोटल इनकम में से टोटल आपने कितना खर्चा किया है। APC कितना है 0.8, इनकम कितना गिवन है 4,000। तो यहाँ पर उसने क्या बोला है, सेविंग्स निकालने के लिए बोला है। सेविंग्स का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको क्या चाहिए, APC नहीं APS चाहिए, तभी तो सेविंग निकलेगा। और ऊपर भी C नहीं, ऊपर क्या चाहिए हमें, S चाहिए। ओके, तो अगर अभी हमने देखा था अगर APC 0.8 है तो APS कितना हो जाएगा 0.2। अगर 80% आपने कंज्यूम कर दिया तो सेव कितना किया होगा 20%, तो 0.2। अभी आपको निकालना है S की वैल्यू। तो S की वैल्यू निकालने के लिए 4,000 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 4 2 8, 100 रुपीज। तो 800, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द वैल्यू ऑफ सेविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a country exports goods worth rupees 600 crores and import goods worth rupees 450 crores, the value of balance of trade कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में से आप माइनस कर देंगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो निकलेगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। नाउ एक्सपोर्ट कितना गिवन था 600 crores, इंपोर्ट है 450 crores, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 150 crores। नाउ 150 करोड़ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि सरप्लस है कि डेफिसिट है। तो इस पूरे आंसर को सॉल्व करने के बाद अगर जो अमाउंट है वो पॉजिटिव आ रहा है, दैट मींस सरप्लस बैलेंस है। अगर ये उल्टा होता, एक्सपोर्ट 450 होता, इंपोर्ट 600 होता, तो आंसर क्या आ जाता -150। -150 मतलब नेगेटिव बैलेंस है, डेफिसिट होता। तो अभी आंसर क्या हो जाएगा 150 प्लस, मतलब सरप्लस 150। ओके, नेक्स्ट, सपोज इन अ इकोनॉमी primary deposits are 500. If reserve ratio is 25%, estimate the total deposit created and the total lending by the banking system. अभी देखा था कि total deposit reserve ratio की हेल्प से कैसे निकलेगा, primary deposit multiply by 100 upon reserve ratio. Now primary deposit कितने हैं 500, 100 upon reserves कितने हैं 25,
इसको सॉल्व करेंगे तो 25 वन टाइम्स, 25 फोर टाइम्स, तो 5 फोर हो जाएगा 22,000। तो टोटल डिपॉजिट विल बी 2,000। इसके अलावा उसने बोला है कि टोटल लैंडिंग भी बताओ। ना कुल मिला के जो टोटल डिपॉजिट होते हैं उसको कैसे निकालते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट, और सेकेंडरी डिपॉजिट का मतलब ही क्या होता है, लैंडिंग। ओके, तो अगर टोटल डिपॉजिट अभी हमने निकाला 2,000 है, जिसमें प्राइमरी डिपॉजिट अगर सिर्फ 500 रुपए है, तो सेकेंडरी डिपॉजिट कितना हो जाएगा, ये 500 यहाँ पे पॉजिटिव है, वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 2000 माइनस 500, तो लैंडिंग आ जाएगा हमारा 1500 रुपए। ओके, तो 2000 टोटल डिपॉजिट एंड 1500 विल बी द lending amount. Next, in an economy, C equals to 200 plus 0.75y, where C is the consumption, Y is the income. Investment expenditure अगर 4000 है, तो आपको निकालना है कि इक्विलिब्रियम लेवल पर इनकम कितनी होगी। कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर इन्वेस्टमेंट दिख जाए, इसका मतलब वो आपको बताना चाह रहा है कि सेविंग 4000 है। वो आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं दे रहा, वो आपको सेविंग की वैल्यू दे रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि पूरे मैक्रो में इन्वेस्टमेंट का कोई रोल है ही नहीं। हाँ, चेंज इन आई का है फॉर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, लेकिन इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कहीं पर भी काम नहीं आता। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है, दैट मीन्स आपको क्या बताना चाह रहा है कि सेविंग 4000 है। कैसे आया, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे या तो एडीएएस के इक्वल होता है या तो सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है। तो एक इन्वेस्टमेंट अगर 4000 है तो सेविंग कितना हो जाएगा, 4000। अब आपको इसको यूज करके निकालना है कि इनकम की वैल्यू कितनी होगी और टोटल कंजम्पशन की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको निकालना है y और c की वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं, क्या गिवन है हमारे पास, कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, पर वैल्यू किसकी गिवन है, सेविंग की। तो आपको c फंक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा s फंक्शन में। तो c फंक्शन कितना है, 200 प्लस 0.75y, तो s फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस c बार। तो ये 200 c बार है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, सेविंग में ये नेगेटिव हो जाएगा। ऊपर एमपीसी होता है 0.75, नीचे क्या आता है, एमपीएस। तो कंजम्पशन में मतलब आपने 0.75 75% अगर कंज्यूम किया है तो सेव कितना किया होगा, 0.25 वाई। तो कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन निकल जाएगा। बस ऑटोनॉमस को नेगेटिव करना है, एमपीसी को एमपीएस करना है, दैट्स इट। नाउ सेविंग की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 4000 इक्वल्स टू माइनस 200 प्लस 0.25 वाई। ये नेगेटिव है, वहां जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये होगा 4200। 0.25 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आकर क्या करेगा, डिवाइड, तो 0.25 इक्वल्स टू वाई। डेसिमल हटेगा, ऊपर 0, 25 या 5 5 25, 5 8 40, 5 4 20, 0 0, 5 1 5, 5 6 30, 5 8 40, 0। तो इनकम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1680। तो इनकम की वैल्यू निकल चुकी है। अब सेकंड आपको निकालना है कंजम्पशन की वैल्यू। तो या तो आप इस पूरे कंजम्पशन की फंक्शन में इनकम की वैल्यू पुट कर दो तो निकल जाएगा, लेकिन इतनी मेहनत नहीं करनी है। अगर आपकी इनकम मतलब आपने कमाया कितना है, 1680 रुपए, 1680 आपने कमाया है, इसमें से सेव कितना करके रखा है, 4000। तो 1680 में से अगर आपने 4000, सॉरी ये 16,800 होना चाहिए, तो ये यहाँ पे डबल जीरो लगना चाहिए था, एक जीरो नहीं डबल जीरो लगना चाहिए था, तो ये होना चाहिए था 84,000, दैट मीन 16,800। तो 16,800 में से अगर आपने 4,000 सेव किया है तो कंज्यूम कितना किया होगा, 12,800 रुपए। ओके, तो चाहे तो आप इस वाले फंक्शन में वैल्यू पुट करो, या फिर आप डायरेक्टली 16,800 में से 4,000 माइनस करो तो कितना आएगा, 12,800 रुपए, ये हमारा कंजप्शन होगा। नेक्स्ट, assuming for an hypothetical economy, central bank increases the reserve ratio from 20% to 25% and the total primary deposit stands at 1000 rupees. Explain the effect of the rise in reserve ratio on credit creation by commercial bank. तो पहले जो रिजर्व रेशियो था वो 20% था, अब जो रिजर्व रेशियो है वो 25% है। आपको बस ये बताना है कि इससे आपकी क्रेडिट क्रिएशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो क्रेडिट क्रिएशन मतलब टोटल डिपॉजिट कैसे निकलते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट, रिजर्व रेशियो। ओके, तो पहले हमारे प्राइमरी डिपॉजिट कितना था, 1000 ही, इंटू 100 अपॉन पहले रिजर्व कितना था, 20%, तो 20 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये 2 1 2, 2 5 10, 1000 इंटू 5 इक्वल्स टू 5000।
लेकिन अब जो टोटल डिपॉजिट निकलेगा वो कैसे निकलेगा? फॉर्मूला सेम, प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 100 अपॉन रिजर्व रेशियो। प्राइमरी डिपॉजिट अभी भी 1000 है, लेकिन अब रिजर्व कितना हो चुका है? 25%। नाउ 25 वन टाइम्स, 25 फोर टाइम्स, तो 1000 इंटू 4 इक्वल्स टू 4000। तो अगर आपका रिजर्व रेशियो बढ़ जाता है तो टोटल डिपॉजिट गिरेगा, और इस कंडीशन में कितने से गिरेगा? फॉर विद द 1000 रुपीज। तो द क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक विल फॉल डाउन बाय 1000 रुपीज। नेक्स्ट, suppose for an economy government proposes project for the construction of expressways with an incremental investment, मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1200 करोड़ रुपए। Assuming 80% of the increase in income is spent on the consumption, तो जब भी आपकी इनकम बढ़ती है, उस बढ़ी हुई इनकम में से 80% आप कंज्यूम करते हैं, दैट मीन्स आपका एमपीसी कितना है? 80% मतलब 0.8। जब भी आपको क्वेश्चन में चेंज इन आई दिखिए, दैट मीन्स श्योर है कि के का फॉर्मूला लगेगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ही लगेगा, क्योंकि इसके अलावा चेंज इन इन्वेस्टमेंट और कहीं नहीं आता। इन्वेस्टमेंट तो वैसे भी कहीं नहीं आता, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? सेविंग। और चेंज इन आई देखिए, इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगेगा। तो पहले आप के का फॉर्मूला लगाएंगे। के कितने फॉर्मूलास होते हैं? 3। पहला फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, दूसरा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, और तीसरा होता है 1 अपॉन एमपीएस। लेकिन कहीं पर भी क्वेश्चन में एमपीएस की बात नहीं की गई है, तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो पहले क्या है? एमपीसी गिवन है, तो सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन 1 माइनस 0.8, दैट मीन्स 1 अपॉन 0.2। डेसिमल हटेगा, ऊपर 0, 2 1 2, 2 5 10, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। नाउ यही के की वैल्यू को आप इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे, तो के की वैल्यू 5 है, चेंज इन वाई पता नहीं, और चेंज इन आई क्वेश्चन में गिवन है कितना? 1200 रुपए। तो चेंज इन वाई कितना निकलेगा? यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 12 5 60, 6000 रुपीज। नाउ क्वेश्चन में आपसे दो चीजें निकालने के लिए बोली गई थी। पहला, चेंज इन वाई निकालो। चेंज इन वाई कितना हो जाएगा? 6000 रुपीज। इसके अलावा उसने बोला है चेंज इन सी निकालो। नाउ चेंज इन सी भी अगर कहीं पे गिवन हो तो उसे समझ आना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एमपीसी का, क्योंकि चेंज इन सी इसके अलावा पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में कहीं नहीं आता। तो चेंज इन सी मतलब एमपीसी का फॉर्मूला लगाएंगे, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। नाउ एमपीसी क्वेश्चन में गिवन है 0.8, चेंज इन सी पता नहीं, और चेंज इन वाई अभी निकाला 6000। तो इससे चेंज इन सी का फॉर्मूला निकल जाएगा 6 8 यहाँ पे 6000 डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 6000, तो 8 6 होता है 4800 रुपीज। तो चेंज इन सी विल बी 4800 रुपीज। ओके, तो चेंज इन वाई 6000 and change in C 4800 rupees. Next, suppose for an economy, autonomous consumption stands at 100 crores and total consumption is 130 crores. The value of induced consumption would be. Now, total consumption कैसे निकलता है? Total consumption is equal to autonomous consumption plus induced consumption. इसका मतलब ये है कि ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि जब आप बेरोजगार हो, आप कुछ भी नहीं कमा रहे हो, उस टाइम पर भी जिंदा रहने के लिए बेसिक कुछ ना कुछ सर्वाइवल के लिए कंजम्पशन करना पड़ता है, वो ऑटोनॉमस है। इसके बाद इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप खर्चा बढ़ाओगे। महीने का 50,000 कमा रहे हो तो शायद 30,000 खर्चा करते होगे, महीने का 1 लाख कमाओगे तो शायद 70,000 खर्च करोगे। तो जब इनकम बढ़ती है तो उसकी वजह से जो खर्चा बढ़ाते हो, दैट इज इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो टोटल कंजम्पशन कितना है? 130, इसमें ऑटोनॉमस कितना है? 100, तो इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा? ये 100 यहाँ पॉजिटिव है, वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 130 माइनस 100 दैट इज 30 करोड़ रुपीस ये आपका इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल डेटा, 2 साल आपके पास गिवन है, नॉमिनल जीडीपी वॉज 3000 एंड 4000 रिस्पेक्टिवली। नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड टू द बेस ईयर प्राइसेस। नॉमिनल को अगर आप बेस ईयर प्राइस पे एडजस्ट कर लो तो क्या निकलता है? रियल जीडीपी। तो हालांकि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? अगर आपने जीडीपी को निकाला है करंट ईयर मतलब प्रेजेंट ईयर के प्राइसेस को यूज करके, दैट इज नॉमिनल जीडीपी। लेकिन अगर आपने जीडीपी निकाला है प्रीवियस ईयर या बेस ईयर के प्राइसेस को यूज करके, दैट इज रियल जीडीपी। तो ये नॉमिनल हो जाएगा और ये रियल जीडीपी है। निकालना क्या है? कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
टेकिंग 2020-21 एज द बेस ईयर। आपको निकालना है कि इन 2 सालों में जो आपका रियल जीडीपी है वो कितना बढ़ा है, परसेंटेज चेंज कितना आया है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज निकालने के लिए ऊपर आएगा चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर, बेस ईयर का रियल जीडीपी इनटू 100। तो चेंज कितना है, तो रियल जीडीपी ये है, पिछले साल 5,000 थी, इस साल 6,000 है। तो चेंज कितना आया है, 1,000 रुपए का। और किसको बेस लेने के लिए बोला है, 2020 के प्राइसेस को, मतलब 2020 के जीडीपी को, जो कि कितना था 5,000। तो 1,000 अपॉन 5,000 इंटू 100। तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10, 0। तो 20% चेंज आया है इन द रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Next question, assuming for an hypothetical economy, autonomous consumption C bar equals to 250 crores। एक और हिंट, अगर C बार दिखे दैट मीन्स या तो C फंक्शन लगेगा या तो S फंक्शन लगेगा। ओके, तो C बार कितना है, 250 crores। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.2, मतलब 20% आप सेव करते हो बढ़ी हुई इनकम का। Autonomous investment is 200 crores। Then estimate the break-even level of income and equilibrium level of income। तो उससे पहले तो हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट गिवन है। नाउ इन्वेस्टमेंट का पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी रोल नहीं होता है, बस वो क्या बताना चाह रहा है कि सेविंग्स 200 करोड़ है। कब, इक्विलिब्रियम पॉइंट में। ओके, तो इक्विलिब्रियम पर I इक्वल्स टू S, मतलब S इक्वल्स टू I होता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट 200 है तो सेविंग भी कितना होगा, 200। अब आपको निकालना है लेवल ऑफ इनकम दो पार्ट्स पर। पहला बताना है कि ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम कितना होगा। नाउ ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। दैट मीन्स अगर आपने 100 रुपए कमाए थे तो 100 के 100 रुपए आपने खर्च कर दिए, दैट मीन्स सेविंग कितना किया होगा, 0। तो ब्रेक इवन पॉइंट पर सेविंग कितना होता है, 0। दैट मीन्स आपने जितना कमाया था सारा खर्च कर दिया। तो सेविंग अगर 0 है और यहाँ पे एमपीएस ही गिवन है तो क्या लगाएंगे, सेविंग फंक्शन। वैसे ही पहले से पता चल चुका था कि या तो कंजम्पशन लगेगा या तो सेविंग लगेगा। तो सेविंग फंक्शन लगाएंगे तो सेविंग फंक्शन होता क्या है, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। सी बार इस बार कितना है, तो सी बार 250 है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 250। 1 माइनस बी होता ही क्या है, एमपीएस। तो एमपीएस क्वेश्चन में गिवन है 0.2। वाई पता नहीं, और उससे क्या बोला है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे निकाला, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग खुद कितना रहेगा, 0 रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 250 है, यहाँ आकर पॉजिटिव हो जाएगा तो 250, इधर पे 0.2 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आकर डिवाइड करेगा तो डिवाइडेड बाय 0.2 इक्वल्स टू y। नाउ डेसिमल हटेगा, पॉइंट बढ़े और 0 बढ़ेगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10 और 0। तो इनकम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1250। कौन सी इनकम, ब्रेक इवन लेवल पर 1250 की इनकम होगी। दूसरा उसने क्या निकालने के लिए बोला है, इक्विलिब्रियम लेवल पर इनकम निकालो। ना इक्विलिब्रियम पर हमारा सेविंग कितना है, 200। कैसे पता, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होती है। इन्वेस्टमेंट अगर 200 है तो सेविंग भी कितना होगा, 200। दैट मीन्स अगेन अगर हम एस फंक्शन लगाएं तो माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। सेविंग कितना हो जाएगा इस बार, 200। सी बार कितना हो जाएगा, 250, पर ये माइनस में लिखेंगे। 1 माइनस बी मतलब एमपीएस, एमपीएस कितना था, 0.2। और इनकम पता नहीं, इनकम ये वाली नहीं लगा लेना क्योंकि ये कौन सी इनकम है, ब्रेक इवन की। हमें निकालनी कौन सी है अभी, इक्विलिब्रियम की। तो अब सॉल्व करेंगे तो ये 250 यहाँ माइनस में है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो 200 प्लस 250 होता है 450। और ये 0.2 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ कर डिवाइड करेगा तो डिवाइडेड बाय 0.2। तो इनकम हो जाएगी, पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10 एंड 0, 2250। तो इनकम विल बी 2250। तो ब्रेक इवन पर इनकम कितनी थी, 1250, एंड इक्विलिब्रियम पर इनकम हो जाएगी 2250। नेक्स्ट, सपोज फॉर टू इमेजिनरी इकोनॉमीज ए एंड बी। तो दो इकोनॉमीज है, एक ए और एक बी। फॉर एग्जाम्पल एक इंडिया है और दूसरा पाकिस्तान है। दोनों इकोनॉमीज के लिए एमपीसी कितना था, एक का 0.8 था, तो एक का एमपीसी 0.8 और बी का 0.6। दोनों इकोनॉमीज में ऑटोनॉमस कंजम्पशन सेम ही है, वो कितना है, 400 करोड़। और अभी हमने देखा था कि जब भी सी बार दिख जाए तो या तो सी फंक्शन लगेगा या तो एस फंक्शन लगेगा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, 2000 करोड़। अगेन एक्सपेंडिचर कितना है, 2000। तो इक्विलिब्रियम पे सेविंग भी कितना हो जाएगा, 2000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का अपने आप में कोई रोल होता ही नहीं है। तो आई गिवन हो दैट मीन्स वो आपको एस की वैल्यू बता रहा है 2000।
आपको निकालना है ए इकोनॉमी का ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। तो अभी हमने देखा ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है, जहां पे सेविंग्स क्या हो, जीरो। तो यहां से पता चला था या तो सी फंक्शन लगता है या तो एस फंक्शन। अभी हमें क्या लगाना पड़ेगा, एस फंक्शन। क्यों? क्योंकि ब्रेक इवन पे सेविंग जीरो होती है। एस फंक्शन लगाएंगे तो ये होगा माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी वाई। सेविंग्स कितनी हो जाएगी ब्रेक इवन पर, जीरो। पहली इकोनॉमी ए इकोनॉमी का सी बार कितना था, तो दोनों का सी बार 400 ही है, तो माइनस 400 प्लस वन माइनस बी। वन माइनस बी का मतलब होता है एमपीएस। ए इकोनॉमी का एमपीएस कितना हो जाएगा, तो गिवन नहीं है, पर ए इकोनॉमी का एमपीसी 0.8 है। तो एमपीसी 0.8 मतलब 80% कंज्यूम किया, तो सेविंग कितना हो जाएगा 0.2। और वाई निकालना है, तो ये 400 यहाँ नेगेटिव है, यहाँ आकर पॉजिटिव हो जाएगा। 0.2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी, जीरो हटेगा, पॉइंट हटेगा, जीरो बढ़ेगा, 2 वन जार 2, 2 टू जार 4, तो 2000। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम विल बी 2000 की इकोनॉमी ए की बात चल रही है। ओके, नाउ सेकंड उसने बोला है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉर इकोनॉमी बी। तो बी इकोनॉमी के लिए क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अगेन फंक्शन तो सेम ही लगेगा, एस फंक्शन माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी और वाई। नाउ इस बार सेविंग्स कितनी होनी चाहिए, तो इक्विलिब्रियम लेवल पर अगर इन्वेस्टमेंट 2000 है तो सेविंग भी कितना हो जाएगा 2000। नाउ सी बार कितना है, तो माइनस 400 प्लस वन माइनस बी मतलब एमपीएस। सेकेंड इकोनॉमी बी इकोनॉमी का एमपीसी 0.6 था, तो एमपीएस कितना हो जाएगा 0.4 और वाई आपको निकालना है। 400 यहाँ नेगेटिव था, इस साइड पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2400। 0.4 वहां मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ क्या करेगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2400 डिवाइडेड बाय 0.4, पॉइंट हटेगा, जीरो बढ़ेगा, 4 वजा 4, 4 6 24। तो इक्विलिब्रियम लेवल पर इनकम विल बी 6000। ओके, नेक्स्ट, if the value of investment multiplier is 5, the relevant saving function would be, मल्टीप्लायर अगर कितना है 5, तो मल्टीप्लायर और अकाउंट के कितने फॉर्मूले होते हैं, तीन। एक चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, वन अपॉन वन माइनस एमपीसी, पर यहाँ पे उसने क्या बोला है, सेविंग की बात की है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वन अपॉन एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो के की वैल्यू कितनी है 5, तो वन अपॉन एमपीएस, एमपीएस की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर हम एमपीएस ले जाएंगे, 5 को यहाँ डिवाइड पे लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/5, दैट मीन्स 0.2। तो एमपीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.2। और उसने सेविंग एमपीएस की बात नहीं की, उसने बोला है कि सेविंग फंक्शन निकालो। तो सेविंग फंक्शन कैसे निकलता है, माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी वाई। सी बार की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, पर वन माइनस बी मतलब एमपीएस कितना हो चुका है 0.2, तो 0.2 कहां पर है, 0.2 यहाँ है। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, 0.20 और 0.2 सेम ही है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, if an upward sloping straight line consumption function makes an intercept at y-axis at a positive coordinate, it implies that the marginal propensity to consume will be dash and average propensity to consume will be dash. Doesn't matter कि वो कौन सी सिचुएशन बोल रहा है, अभी वो बोल क्या रहा है कि अगर आपका जो कंजप्शन फंक्शन है, मतलब सी लाइन जो है, अगर वो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर को जा रहा है ना, ऊपर कैसे पता, क्योंकि बोल रहे अपवर्ड स्लोपिंग है, तो नीचे से कहा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, मतलब ये ऐसे ऐसे करके नहीं जा रहा है, बिल्कुल सीधी लाइन में ऊपर जा रहा है। ओके, तो आपको बताना है कि एमपीसी कितना होगा, कांस्टेंट होगा, बढ़ रहा होगा कि कम हो रहा होगा, और एपीसी बढ़ेगा, कम होगा कि कांस्टेंट रहेगा। तो डजेंट मैटर कि अगर इन्फॉर्मेशन नहीं भी दी होती तो भी एमपीसी हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि अगर किसी एक पर्सन के लिए एमपीसी 0.8 है, तो हर बार जब भी उसकी इनकम बढ़ेगी वो 80% ही खर्चा करेगा, तो एमपीसी हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, दैट्स वाई स्ट्रेट लाइन है। अगर एमपीसी बढ़ रहा होता बार बार, पहले 0.8 फिर 0.9 ऐसा हो रहा होता, तो ये कुछ ऐसा जाता। अगर एमपीसी गिर रहा होता तो ये कुछ ऐसा जाता। तो इसकी वजह से ना तो ये बढ़ रहा है ना तो ये कम हो रहा है, ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन में ही जाता है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं भी होती तो हमेशा सी लाइन स्ट्रेट लाइन में जाती है। और क्यों जाती है, क्योंकि एमपीसी कांस्टेंट होता है, तो एमपीसी तो कांस्टेंट होगा, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। और एपीसी क्या करता है, एपीसी डिक्रीज होता है। एपीसी डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में
एपीसी निकलता कैसे है, सी अपॉन वाई। तो स्टार्टिंग में जब हम बेरोजगार होते हैं तो कुछ भी नहीं कमा रहे होते हैं, तो उस टाइम पर हमें जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो कंजप्शन करना ही होता है। तो स्टार्टिंग में जो इनकम होती है वो जीरो होती है और कंजप्शन कुछ बेसिक होता है कम से कम। लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ता है। पर क्या ऐसा होता है कि अगर आपने महीने का 1 लाख रुपए कमाना शुरू किया है तो खर्चा भी 1 लाख करोगे? नहीं। तो इनकम आपका बढ़ता है पर कंजम्पशन जो बढ़ता है वो उतनी रेट से नहीं बढ़ता है, तो ये धीरे धीरे करके बढ़ता है। तो पहले अगर आप कंजम्पशन ज्यादा कर रहे थे तो इनकम बढ़ने के साथ आप कंजम्पशन बढ़ाओगे तो पर उस रेट से नहीं बढ़ाओगे जिस रेट से आपने इनकम बढ़ाया था। तो एपीसी हमेशा पहले से कम होता जाएगा। तो एमपीसी कांस्टेंट रहेगा और एपीसी फॉल करेगा, हमेशा ही होगा। अगर ये आपको केस स्टडी टाइप नहीं भी दिया हो तो भी एमपीसी कांस्टेंट होता है और एपीसी फॉल करता है। फिर आता है नेक्स्ट, इफ द टोटल क्रेडिट क्रिएटेड बाय द बैंक्स, मतलब टोटल डिपॉजिट कितना है 500, रिजर्व रेशियो अगर 20% है तो प्राइमरी डिपॉजिट निकालना है। तो यहाँ पे टोटल डिपॉजिट निकलता है प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 100 अपॉन रिजर्व रेशियो। टोटल डिपॉजिट यहाँ पे 500 है, प्राइमरी डिपॉजिट पता नहीं। अगर रिजर्व रेशियो कितना है 20%, ओके, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 2, 2 5 10। नाउ यहाँ पर प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 5 है, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो 500 अपॉन 5 इक्वल्स टू प्राइमरी डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट। ओके, तो ये 5 1 5, 5 1 5 0 0, तो ये क्या हो जाएगा 100। ओके, नेक्स्ट, यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पे आपको दो वैल्यूज पता करनी है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल है। पहले जो आपकी इनकम थी वो 0 है, जब आप कुछ भी नहीं कमा रहे और खर्चा कितना कर रहे हो 30, तो सेविंग कितनी हो रही होगी -30। जब कुछ भी नहीं कमाया पर फिर भी 30 रुपए खर्च किए तो ये 30 रुपए कहाँ से आए होंगे, आपने सेविंग से निकाले होंगे, तो सेविंग माइनस हो रही है 30। फिर आता है कि अगर आपने 100 रुपए कमाए और खर्चा कितना किया पता नहीं, पर सेविंग कितनी है 0। आपने 100 रुपए कमाए और उसमें से 1 रुपए भी सेव नहीं किया, तो दैट मीन्स आपने खर्च कितना किया होगा, पूरा का पूरा 100 रुपए। तो 100 रुपए कमाया और 1 भी रुपए सेव नहीं किया तो कितना खर्चा किया होगा, पूरा 100 रुपए। तो फर्स्ट -30 एंड सेकेंड इज 100, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। फिर नेक्स्ट, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन एन इमेजिनरी इकोनॉमी। तो एग्रीगेट डिमांड टू सेक्टर इकोनॉमी में कैसे निकलता है, सी प्लस आई। अगर 4 सेक्टर होता तो कैसे निकलता, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। लेकिन कभी भी आपको वो 4 सेक्टर के लिए नहीं देगा, 2 सेक्टर है, मान के चल रहे हैं कि पूरी इकोनॉमी में 2 ही सेक्टर है, तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। एडी की वैल्यू निकालनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है 100, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 100। इसके अलावा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना है 0.2, लेवल ऑफ इनकम कितना है 4000 और ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना है 50। तो सी का फंक्शन क्या हो जाता है, सी बार प्लस बी वाई, और इन्वेस्टमेंट तो 100 है ही। सी बार कितना है इस बार, ऑटोनॉमस कंजम्पशन 50, बी मतलब एमपीसी, एमपीसी कितना है पता नहीं पर एमपीएस गिवन है 0.2। तो सेव अगर 0.2 किया देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी 0.8%। अगर 20% सेव किया है तो 80% कंज्यूम किया होगा। तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.8 और y गिवन है हमारे पास 4000। ओके, और ये 100 इन्वेस्टमेंट का जो अलग से ऐड होगा, यहाँ पे आएगा 50, 8 4 32, 100 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 3350, 3350 रुपीज, ये आपका हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड। ओके, सो नेक्स्ट, अगेन आपके पास यहाँ पे एक टेबल है, लेकिन अभी जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो है जीडीपी डिफ्लेटर। तो आपके पास नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू गिवन है, रियल की गिवन है। नाउ नॉमिनल जीडीपी दोनों वैल्यूज गिवन है, रियल की एक गिवन है और जीडीपी डिफ्लेटर की एक वैल्यू गिवन है। तो बाकी दो वैल्यूज आपको निकालना है। तो नाउ वहां पे फॉर्मुलाज में लिखा नहीं हुआ, ये आप अलग से ऐड करेंगे कि जीडीपी डिफ्लेटर निकलता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। ओके, तो यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर कितना है 100, नॉमिनल कितना है ऊपर 6.5, रियल पता नहीं x इंटू 100। अब इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा यहाँ 100 इक्वल्स टू 650 अपॉन
x। नाउ x यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा और 100 आके यहाँ आकर डिवाइड करेगा। तो 650 अपॉन 100 विल बी 6.5। तो x की वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट 6.5। तो हमारे ऑप्शन में यही है 6.5। तो 6.5 और यहाँ होना चाहिए 125। तो फिर भी निकाल के देखते हैं। तो अगेन जीडीपी डिफ्लेक्टर कैसे निकलेगा? नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। तो यहाँ पर नॉमिनल कितना है 9, रियल है 7.2 इंटू 100। नाउ डेसिमल हटेगा एक जीरो, 9 वजा 9, 9 8 20, 9 8 72, देन 8 वजा 8, 9 10, 8 2 16 और 8 5 40। तो 125। तो 6.5 एंड 125। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। देन ये क्वेश्चन नंबर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। ये वैसा ही है जैसे अभी तक हमने कई क्वेश्चंस किए हैं। तो आपको वैल्यू निकालनी है के की। के के 3 फॉर्मूलाज होते हैं, चेंज इन y अपॉन चेंज इन i, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी एंड 1 अपॉन एमपीएस। यहाँ पे c फंक्शन दिया है। c फंक्शन क्या होता है? c प्लस बी वाई। तो b की वैल्यू कितनी है? 0.9। नाउ ये आप सोचो कि b क्या होता है और उससे k कैसे निकलेगा। ओके और ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट 7th। यहाँ पर आपके पास डिपॉजिट्स दिए हैं, लोन की वैल्यू है और रिजर्व रेशियो है, कुछ ब्लैंक स्पेसेस है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। इसकी वैल्यूज आपको बतानी है। तो सबसे पहले कस्टमर ने 5,000 का डिपॉजिट किया। हमने इसमें से कुछ पैसा अपने पास रखा, कितना? 20% अपने पास रखा और 4,000 लोन में दे दिया। तो 5,000 में से अगर 4,000 लोन दिया है तब ये कितना निकलेगा? 1,000 रुपए अपने पास रखे होंगे। या फिर आप सीधा डिपॉजिट का 20% कर लो। तो 5,000 का 20% अपने पास रखा तो ये भी कितना हो जाएगा? 1,000 रुपए। ना आपने ये जो 4,000 जिस भी पर्सन को लोन दिया उसको कैश में तो दिया नहीं होगा, उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा। तो ये उस पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगेन आपके लिए क्या हो जाएगा? सेकेंडरी डिपॉजिट। ना इसमें से कुछ पैसा आपने अपने पास रखा एज अ रिजर्व, तो 800 अपने पास रखा। तो बाकी आपने क्या दिया होगा? लोन। तो 4,000 में से 800 आपने रिजर्व रखा तो लोन कितना हो जाएगा? 3,200। और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। एट लास्ट टोटल डिपॉजिट कैसे निकलता है? तो टोटल डिपॉजिट निकलता है प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 100 अपॉन रेट रिजर्व। तो प्राइमरी डिपॉजिट यहाँ पे स्टार्टिंग में डिपॉजिट कितना था? 5,000 था। तो ये 5,000 इंटू 100 अपॉन रिजर्व कितना है? तो ये गिवन है कि 20% का रिजर्व है तो 20। तो 2 वजा 2, 2 5 जा 10, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा? 25,000। अब 25,000 में से 5,000 आपने रिजर्व रखा तो लोन कितना दिया होगा? 20,000। तो वैल्यूज 1,000, 3,200, 25,000 एंड 20,000। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। देन अगेन आपके सामने एक क्वेश्चन है और ये भी आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे आपने और भी कई सारे किए हुए हैं। आपको अगेन इसमें क्या निकालना है? के की वैल्यू मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और यहाँ पे आपके सामने क्या दिया है? सी फंक्शन, सेम वही। तो सी बार प्लस बी वाई। तो बी की वैल्यू यहाँ पे 0.75 है। तो आपको सोचना है कि बी क्या होता है और उससे के कैसे निकलेगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। यहाँ पर अब आपको निकालना है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड दिया हुआ है एक्चुअली। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ एन इमेजिनरी इकोनॉमी शोज अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ 500 करोड़। अगर एक्सपोर्ट 1200 के थे तो इंपोर्ट कितने रहे होंगे? ओके तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड निकलता कैसे है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में से अगर आप इंपोर्ट माइनस कर दो तो निकलेगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। नाउ बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना है? फेवरेबल 500। फेवरेबल मतलब पॉजिटिव बैलेंस है 500, जिसमें से एक्सपोर्ट कितना है? 1200। इसके अलावा एक और भी चीज दी हुई है ट्रांसफर पेमेंट पर। हमें पूरे फॉर्मूला में इसकी कहीं जरूरत है नहीं, तो अननेसेसरीली कहीं पर भी ऐड माइनस नहीं करना है। जो भी चीजें एक्स्ट्राज है उन्हें इग्नोर करिए। एक्सपोर्ट 1200 है, इंपोर्ट पता नहीं, वो आपको निकालना है। तो ये एक्स यहाँ पे नेगेटिव है, वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 500 वहां पे पॉजिटिव है, यहाँ आकर नेगेटिव हो जाएगा। तो 1200 में से 500 जाएगा तो बचेगा 700 रुपए। तो 700 मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। Complete the following table. Construct or express the consumption function at 200 crores level of income. तो आपको क्या बनाना है? कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? C बार प्लस बी वाई, जिसमें वो क्या चाहता है कि इनकम कितनी हो? 200। दैट मीन C बार की वैल्यू पता नहीं है, B की वैल्यू पता नहीं है, बट इनकम कितनी होनी चाहिए? 200 करोड़। ओके तो यहाँ पर आपकी सेविंग्स गिवन है एपीसी और एमपीएस।
जब प्रॉब्लम ये अगर यहाँ पे सेविंग्स है तो आपको एपीसी नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, एपीएस चाहिए। तो अगर यहाँ पे सेविंग्स है तो आपको यहाँ पर भी क्या चाहिए, एपीएस। एपीएस गिवन नहीं है, एपीसी गिवन है, तो उससे आपको निकालना पड़ेगा कि एपीएस कितना होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में डैश, देन अगर आपका एपीसी 1 है, एपीसी होता क्या है, सी अपॉन वाई, टोटल इनकम में से आपने कितना कंजम्पशन किया है। तो एपीसी मतलब कंजम्पशन अगर 100% है तो सेविंग कितनी रही होगी, 0। कंजम्पशन अगर 85% है तो सेविंग कितनी रही होगी, 0.15। कंजम्पशन अगर 80% है तो सेविंग कितनी रही होगी, 10%, 0.1। जैसे ही आपका एपीएस आ गया, अब आपको निकालनी है सेविंग्स की सारी वैल्यूज। ओके, तो सेविंग की वैल्यू कैसे निकालोगे, एपीएस की हेल्प से। तो एपीएस क्या होता है, एस अपॉन वाई। तो इस लेवल पर, यहां पर अगर मुझे निकालना हो तो इस लेवल पर एपीएस कितना है, 0। सेविंग्स का पता नहीं, पर इनकम कितनी है, 100। तो सेविंग्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 0 इंटू 100, 0। उसके बाद अगेन आप यही फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो एपीएस इक्वल्स टू एस अपॉन वाई। अभी अगर आपको यहाँ की सेविंग्स निकालनी है तो यहाँ पर एपीएस कितना है, 0.15। सेविंग्स का पता नहीं, पर यहाँ पे इनकम कितनी है, 200। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 वहां मल्टीप्लाई करेगा तो 15 टू 30, 30। फिर आपको यहाँ की निकालनी होगी, तो सेम यहाँ का एपीएस कितना चल रहा है, 0.2 एक्चुअली। तो ये 80% है तो ये कितना हो जाएगा, 20%, 0.2। तो एपीएस अगर 0.2 है और एस की वैल्यू पता नहीं, पर इनकम कितनी है, 300। तो 3 टू सा कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ पर आएगा 60। ओके, मतलब से 3 टू सा 600 होना चाहिए था, बट एक पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा तो कितना बन जाएगा, 60। फिर हम बात करते हैं एमपीएस की। तो एमपीएस कैसे निकलता है, तो एमपीएस की वैल्यू निकलती है चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। नाउ चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। तो यहाँ पे चेंज इन एस मतलब पहले डैश, पहले तो कुछ वैल्यूज निकलती नहीं है मार्जिनल की। सेकंड में क्या होगा, पहले आपकी जो सेविंग थी वो -30 थी, अब कितनी हो गई है, 0। तो चेंज कितना आया है, 30 का। इनकम पहले 0 थी और अब इनकम कितनी है, 100। तो चेंज कितना आया है, 100 का। तो एमपीएस कितना हो जाएगा, 0.3। आगे निकालने की भी जरूरत नहीं क्योंकि मार्जिनल हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर भी 0.3, यहाँ पे भी 0.3 होगा, बट फिर भी निकाल के देख लेते हैं। अगेन चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। अब यहाँ वैल्यू निकालनी है तो इधर देखेंगे कि पहले 0 था, अब कितना है, 30। तो सेविंग्स में कितना चेंज आया, 30। इनकम पहले 100 थी, अब कितनी है, 200। तो चेंज इन वाई भी हो जाएगा 100, 0.3। देन अगेन यहाँ पे कितना चेंज आया सेविंग्स में, 30 का, पहले 30 थी अब 60 है। तो 30 इंक्रीज हुआ और यहाँ पे इनकम कितने से बढ़ा है, 100 से। आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0.3। ठीक है, आपको बस ये कंस्ट्रक्ट करना था, ये सी फंक्शन। इसमें सी बार मतलब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आप कितना कंज्यूम करोगे। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे अगर आपने सेविंग 30 निकाली है तो कंज्यूम भी कितना किया होगा, 30 किया होगा। बी मतलब होता है एमपीसी। यहाँ पे एमपीएस अगर 0.3 है तो एमपीसी कितना रहा होगा, 0.7 इंटू 200। तो ये आपका कंजम्पशन फंक्शन फॉर्म होगा। अगर इसको सॉल्व करके दिखाएं तो ये हो जाएगा 30 प्लस 140 और ये हो जाएगा 170। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा क्योंकि अगेन यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिया हुआ है 500 करोड़, एमपीसी दिया हुआ है 0.8। तो सेविंग फंक्शन आपको बताना है कि सेविंग फंक्शन कैसे निकलेगा। ओके, तो ये आप देखिए कि सी बार प्लस 1 माइनस पी वाई होता है, वैल्यू सपोर्ट करेंगे तो फंक्शन बच जाएगा। अगेन आप ये बताएंगे इन द कॉमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, for a hypothetical economy, assume that the government increased infrastructure investment is by rupees 10,000 crores। तो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। तो ये क्या बता रहा है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है, 10,000 करोड़। जब भी चेंज इन इन्वेस्टमेंट मिले मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात होने वाली है, तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई का फॉर्मूला लगेगा ही। फिर इफ 80% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, अगर 80% एडिशनल इनकम, जब भी इनकम बढ़ती है तो उसका 80% कंज्यूम करते हैं, दैट मींस एमपीसी कितना है, 0.8। 80% मतलब 0.8। तो इसका मतलब एमपीसी आ गया, तो अगेन के का एक और फॉर्मूला लगेगा, 1/1 माइनस एमपीसी। फिर आता है एस्टिमेट द इंक्रीज इन द इनकम एंड करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आपको बताना है इंक्रीज इन इनकम मतलब चेंज इन वाई और इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब चेंज इन सी। हालांकि सिमिलर क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो, पर इसे फिर भी सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे एमपीसी कितना है, 0.8 मतलब 1/1
1 माइनस 0.8 कितना हो जाएगा 0.2, डेसिमल हटेगा 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5। सेम ये k की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इक्वल्स टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i। चेंज इन y की वैल्यू पता नहीं, पर चेंज इन i कितना गिवन है 10,000 रुपीज। ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो चेंज इन y कितना हो जाएगा 10,000 वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा तो इट विल बिकम 50,000। ओके, तो चेंज इन y की वैल्यू हो गई 50,000। नाउ चेंज इन c की वैल्यू निकालनी है। चेंज इन y 50,000, चेंज इन c कैसे निकलेगा, तो चेंज इन c के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाना होता है एमपीसी का। तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन c अपॉन चेंज इन y। ओके, एमपीसी कितना है 0.8, 0.8 विल बी इक्वल टू चेंज इन c अपॉन चेंज इन y हो जाएगा 50,000। ओके, इसको आप 50,000 वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 8 5 हो जाएगा 40, तो चेंज इन सी की वैल्यू हो जाएगी 40,000। तो चेंज इन y 50,000 एंड चेंज इन सी 40,000। नेक्स्ट, देन आपको कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, कंस्ट्रक्ट द कंजम्पशन फंक्शन एट द सेम एट द 200 लेवल ऑफ इनकम। ये अभी जैसा निकाला ये सेम वैसा ही है, बस कुछ वैल्यूज चेंज है। तो अगेन यहाँ पे क्या गिवन है एस गिवन है, सेविंग्स गिवन है, तो एपीसी से काम नहीं चलेगा, हमें क्या निकालना पड़ेगा इसकी जगह पे एपीएस। ओके, तो यहाँ पर हम निकालेंगे एपीएस। नाउ यहाँ पर स्टार्टिंग लेवल कुछ भी नहीं था, अगर आपने पूरा 100% कंज्यूम किया है तो सेव कितना किया होगा 0%। देन अगर आपने कंज्यूम किया है 3/4 तो अगर आप सॉल्व करो तो ये हो जाता है 0.75। तो 0.75 अगर आपने कंज्यूम किया है तो सेव कितना किया होगा 0.25। फिर ये 2/3, 2/3 को अगर आप सॉल्व करो तो ये होता है 2/3 को सॉल्व करो तो होता है 0.66 समथिंग। तो अगर 0.66 अगर आपने कंज्यूम किया तो सेव कितना किया होगा 0.33। ओके, चलो तो ये आपके पास एपी से निकल आया। एपी से निकालने के बाद अब आपको सेविंग्स निकालनी है। सेविंग्स कैसे निकालोगे एपीएस के फॉर्मूला को पुट करके, तो एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई। तो इस लेवल पर सेविंग्स बतानी कितनी है, पर इनकम कितनी है 100। यहाँ पर इनकम कितनी है इस लेवल पर 100 और यहाँ पे एपीएस कितना चल रहा है 0, तो 100 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, एस की वैल्यू 0। देन अगेन इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ की वैल्यू निकालने के लिए इनकम कितना चल रहा है 200, तो इनकम 200 और यहाँ पे एपीएस कितना है 0.25, 0.25। तो सेविंग्स की वैल्यू निकालने के लिए 200 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, 25 2 50, तो 50 रुपए। फिर इसकी वैल्यू यहाँ की वैल्यू निकालने के लिए सेम फॉर्मूला, तो यहाँ पर इनकम कितना चल रहा है 300। ओके, और एपीएस कितना है 0.33, तो 0.33 मतलब ये कितना हो जाएगा 99 रुपीज, है ना। अगर आप इसको वैसे पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 9900, पर 2 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, मतलब यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 99। बट ऑब्वियसली 0.33 एग्जैक्ट नहीं था, ये 0.33333 था, तो 99 को हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे कितना 100, है ना, क्योंकि मैच भी होना चाहिए। -50 देन 0 देन 50 देन 100। फिर आता है आपका एमपीएस निकालने के लिए। एमपीएस कैसे निकलेगा, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। तो एमपीएस का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। नाउ इस पॉइंट पर निकालने के लिए यहाँ पे सेविंग्स कितनी चेंज हो रही है, पहले 50 -50 थी, अब 0 है, तो सेविंग्स चेंज हुई है 50। इनकम कितने से बढ़ी है 100 से, तो ये हो जाएगा 0.5, और एक बार 0.5 आया तो हमेशा आप 0.5 मान सकते हो। बट फिर भी अगर आपको निकाल के देखना हो तो इस पॉइंट पर पहले 0 थी, अब इनका सेविंग्स कितनी बढ़ी है 50 से। इनकम कितने से बढ़ी है अगेन 100 से, 100 से अब 200 हो गई है। इस पॉइंट पर निकालना हो तो चेंज इन एस, मतलब सेविंग्स कितनी चेंज हुई है, पहले 50 थी अब 100 है, तो अगेन 50 से चेंज हुई है, और इनकम कितने से बढ़ी है 100 से, तो हर बार कितना आएगा 0.5 0.5। देन नाउ कंजम्पशन फंक्शन बनाना है 200 लेवल ऑफ इनकम पर, तो C इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई होता है। तो सी बार कितना है, वो 0 लेवल ऑफ इनकम पर कितना खर्चा किया वो ऑटोनॉमस होता है। तो 0 लेवल ऑफ इनकम पर अगर आपने सेविंग से 50 रुपए निकाले थे, दैट मीन्स आपने 50 रुपए का खर्चा किया होगा। बी मतलब होता है एमपीसी, अगर एमपीएस 0.5 है मतलब 50% कंज्यूम किया है, तो सेव भी कितना किया होगा 50%, 0.5, और इनकम उसने कितना बोला है 200, तो ये हो जाएगा सी फंक्शन। अगर इसको पूरा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 50 + 5 2 10,
100, तो ये हो जाएगा 150 रुपीज। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ये भी कुछ सेम है जो अभी हम करके आ रहे हैं, बट फिर भी चलिए करते हैं सॉल्व। अगर आपका प्राइमरी डिपॉजिट 2000 आया, उसमें से आपने 200 रिजर्व करके रखा और 1800 किसी और को लोन दे दिया। अब जो लोन आपने दिया होगा वो कैश में दिया नहीं होगा, क्या किया होगा, उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा। तो यही 1800 रुपए उसके अकाउंट में सेकेंडरी डिपॉजिट बन के आए होंगे। इस 1800 में से अगेन 10% मतलब 180 आपने रिजर्व अपने पास रखा। तो 1800 में से अगर 180 का रिजर्व अपने पास रखा तो फिर आपने लोन कितना दिया होगा, 1620। तो यहाँ पे 1620 का आपने लोन दिया होगा। ओके, फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू रही, और कब तक कंटिन्यू रही, टोटल तक। तो यहाँ पे टोटल डिपॉजिट कैसे निकलता है, तो टोटल डिपॉजिट निकलता है प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 100 अपॉन रेट रिजर्व। प्राइमरी डिपॉजिट कितना था, स्टार्टिंग में जो डिपॉजिट आया 2000, तो प्राइमरी डिपॉजिट 2000 इंटू 100 अपॉन रिजर्व कितना था, 10%। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए। तो थर्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000 रुपीज। 20,000 में से 2,000 अगर अपने पास रिजर्व रखा है तो लोन कितना दिया होगा, 18,000 रुपए। तो 1800, देन 1620, देन 20,000, देन 18,000। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, For a hypothetical economy, government incurs additional investment. Additional investment मतलब ये बात कर रहा है चेंज इन इन्वेस्टमेंट की। चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, 5,000 करोड़। अगर मान के चले एमपीएस बिकम्स हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट लेवल ऑफ 20%, मतलब अभी एमपीएस कितना है, अभी एमपीएस है 20%। तो बोल रहा है कि मान लो अगर वो हाफ हो जाए, हाफ मतलब अब एमपीएस कितना हो जाए, 20% का हाफ कितना हो जाएगा, 10%। तो आपको निकालना है चेंज इन द इनकम ड्यू टू दिस फॉल। तो पहले बताओ कि जब एमपीएस 20% था तब इनकम कितनी आ रही थी, अब जब 10% है तब इनकम कितनी आ रही है और कितना चेंज आया। तो अगेन आप पहले क्या निकालोगे, चेंज इन इनकम निकालना है, मतलब इन्वेस्टमेंट दिया तो पहले मल्टीप्लायर से निकालना पड़ेगा। तो मल्टीप्लायर पहले कंडीशन में जब एमपीएस कितना था, 20% था। ओके, जब एमपीएस 20% था तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन एमपीएस मतलब 1 अपॉन 0.2। 20% मतलब 20 अपॉन 100। इसको कैसे लिखोगे, 0.2, पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा, 2 1 2, 2 5 10। तो पहले के की वैल्यू कितनी थी, 5। अब आप इसको वैल्यू में पुट करोगे तो के का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। के की वैल्यू थी 5, चेंज इन वाई पता नहीं, पर चेंज इन आई कितना है, 5,000। तो चेंज इन वाई पहले कितना होना चाहिए था, 25,000 रुपए। अभी कितना है, अभी आपका जो एमपीएस है वो हो चुका है 10%। इसका मतलब के की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 अपॉन एमपीएस मतलब 1 अपॉन 0.1, पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा, मतलब के की वैल्यू कितनी है, 10। मतलब जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे आपका इनकम 10 गुना बढ़ेगा। तो दूसरी वैल्यू में पुट कर दो तो ये चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। के की वैल्यू अगर 10 है, चेंज इन वाई पता नहीं, पर चेंज इन आई कितना है, 5,000। तो इसको अगर आप सॉल्व करो तो चेंज इन वाई कितना आ जाएगा, 50,000 रुपए। तो इसकी वजह से चेंज इन इनकम में चेंज कितना आया, पहले 25,000 थी अब 50,000 है, तो डबल हो चुकी है। दैट मीन्स वो 25,000 से चेंज इन इनकम बढ़ी है। ओके, ये नॉर्मली आप ये भी पता लगा सकते हो कि अगर के 10 है मतलब आपकी जो इनकम है वो 10 टाइम्स होगी। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है 5,000 का तो चेंज इन इनकम कितना हो जाएगा, 50,000। सेम यहाँ पे के कितना था, 5। दैट मीन्स आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करोगे इनकम 5 गुना बढ़ेगी। दैट मीन्स अगर आपने 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया तो इनकम कितने से बढ़ेगी, 25,000 से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको निकालना है द वैल्यूज ऑफ फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। क्या यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है, नो। यहाँ पे दो तरह के खर्चे गिवन है, पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, बस एक ही खर्चा गिवन है, कैपिटल। अगर टोटल एक्सपेंडिचर गिवन ना हो तो टोटल एक्सपेंडिचर को हम निकाल सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड करके। पर यहाँ पे सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन नहीं है। ओके, तो हमें दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा कि अब हम फिस्कल डेफिसिट कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल डेफिसिट को ऐड करके। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब अगर आपके रेवेन्यू खर्चे ज्यादा होते हैं रेवेन्यू रिसीट से तो क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट। वहीं अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो चुका है कैपिटल रिसीट से तो क्या निकलेगा, कैपिटल डेफिसिट।
दोनों डेफिसिट को ऐड कर दें तो क्या निकलेगा, फिस्कल डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना है हमारा, 20, तो रेवेन्यू डेफिसिट में आ जाएगा 20। कैपिटल डेफिसिट गिवन नहीं है, पर कैपिटल डेफिसिट को हम निकाल सकते हैं। कैपिटल डेफिसिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर 30 है और कैपिटल रिसीट कितना है, ये है कैपिटल रिसीट्स 50% ऑफ द रेवेन्यू रिसीट। मतलब रेवेन्यू रिसीट अगर 20 है तो उसका 50%, 50% कितना हो जाएगा, 20 का 50% 10, तो ये 10 हो जाएगा। तो कैपिटल डेफिसिट कितना आ जाएगा, 30 में से 20 गया, तो 30 में से 10 गया 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20। तो फिस्कल डेफिसिट कितना हो जाएगा, 20 + 20 40। इसके बाद निकालने के लिए बोला है प्राइमरी डेफिसिट। नाउ प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलता है, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दो तो प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट अगर 40 है, इंटरेस्ट पेमेंट अगर 10 है, तो प्राइमरी डेफिसिट कितना हो जाएगा, 30 रुपीज, 30 करोड़ रुपीज। ओके, नेक्स्ट देन अब आपके सामने है कि आइडेंटिफाई दैट लेवल ऑफ इनकम वेयर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बिकम्स जीरो। नाउ एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब एपीएस क्या होना चाहिए, जीरो। नाउ एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, S/Y, और आपका एपीएस जीरो ही तब होगा जब क्या हो जाए, सेविंग जीरो हो जाए। जब यहाँ पे ऊपर ये जीरो हो जाए तब एपीएस भी कितना हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स वो क्या बोल रहा है कि वो पॉइंट बताओ जहां पे सेविंग जीरो हो। तो एपीएस जीरो एक ही कंडीशन में होता है, जब सेविंग्स जीरो हो जाए। और यहाँ पे सेविंग जीरो कब होगी, जब आप जितना कमाओगे सबका सब कंज्यूम कर लोगे। तो आपने अगर 100 रुपए कमाया और 100 के 100 रुपए अगर आपने खर्च कर दिए तो सेविंग कितनी हो जाएगी, जीरो। और सेविंग जीरो हुई तो एपीएस भी कितना आएगा, जीरो। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, लेवल ऑफ इनकम, कितनी इनकम पर सेविंग जीरो होगा, तो कितनी इनकम पे, 100 लेवल ऑफ इनकम पे, तो ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 15। सपोज, अरे suppose an economy is in equilibrium. From the following data, calculate the investment expenditure in the economy. Investment expenditure आपको निकालना है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पे हमें क्या दिया है, सी बार दिया है, मतलब हम या तो सी फंक्शन लगा सकते हैं या तो एस फंक्शन लगा सकते हैं। उसने क्या निकालने के लिए बोला है, इन्वेस्टमेंट, और ये भी बताया है कि वो इक्विलिब्रियम पर है। तो इक्विलिब्रियम पे तो एस इक्वल्स टू आई होता है। तो अगर मुझे एस की वैल्यू पता चल जाए तो मैं आई की वैल्यू बता सकती हूँ, क्योंकि दोनों सेम ही होंगी। तो मैं कौन सा फंक्शन लगाऊंगी, एस फंक्शन। तो एस फंक्शन क्या होता है, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। तो यहाँ पे सी बार कितना दिया हुआ है, 100, और मुझे क्या चाहिए, माइनस सी बार, तो ये हो जाएगा -100 प्लस बी का मतलब होता है एमपीसी, तो 1 माइनस बी क्या हो जाएगा, एमपीएस। एमपीसी अगर 0.8 है, 80% कंज्यूम किया है, तो सेव कितना किया होगा, 0.2। वाई की वैल्यू कितनी है, नेशनल इनकम है 40,000 रुपए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -100 प्लस 4 टू होता है 8, वैसे 80,000 में से एक पॉइंट लग जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8,000। तो 8,000 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 7900। तो 7,900 रुपए आपकी सेविंग्स है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कितना हो जाएगा, 7,900 रुपए। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद आता है, इन एन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। जितनी इनकम थी सारी की सारी अगर आपने कंज्यूम कर दी तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना होगा। एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो इनकम थी वो 10,000 से बड़ी थी, तो आपने पूरा का पूरा 10,000 रुपए खर्च कर दिया। दैट मीन्स आपका जो एमपीसी है वो एमपीसी कितना हो जाएगा, कैंसिल करोगे तो 1। तो अगर एमपीसी आपका 1 हो चुका है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस एमपीसी मतलब 1 माइनस 1। तो 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट। अच्छा याद रहे 0/1 0 होता है, बट 1/0 0 नहीं होता, ये क्या होता है, इनफाइनाइट। अगेन ये क्या बोल रहा है कि आपने सारा का सारा जितनी आपकी इनकम बढ़ी है वो सब आपने खर्चा कर दिया। तो जितनी से इनकम बढ़ी वो आपने खर्चा किया, दैट मीन्स चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, एमपीसी की बारे में बात कर रहा है ना। तो इनकम अगर आपकी 10,000 से बढ़ी थी, कोई भी वैल्यू ले लो, तो कंजप्शन भी कितने से बढ़ा होगा, सेम वैल्यू से, तो आपका एमपीसी कितना हो जाएगा, 1। वैसे भी एमपीसी का मार्जिनल का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। अगर बढ़ी हुई इनकम में से कुछ भी खर्च नहीं किया तो एमपीसी 0।
बढ़ी हुई इनकम में से सारा का सारा ही खर्च कर दिया, तो एमपीसी 1। तो एमपीसी 1 है तो इसको सॉल्व करोगे इनफाइनाइट आएगा। फिर ये क्वेश्चन आपका अगेन प्रैक्टिस में है, जिसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो डेफिसिट 200 है, मतलब बीओटी का जो वैल्यू है वो -200 है, जिसमें से इंपोर्ट की वैल्यू 900 है, तो एक्सपोर्ट आपको निकालना है। तो बीओटी इक्वल्स टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगेन कमेंट सेक्शन पे आप इसका आंसर बताएंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है सपोज एन इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। अगेन इक्विलिब्रियम पे है, मतलब एडीएएस के इक्वल होगा और एस आई के इक्वल होगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट निकालने का मतलब क्या है, सेविंग्स आप निकालोगे तो आ जाएगा। तो जैसे अभी सेम किया था वैसे ही आपको करना है, सेविंग फंक्शन लगाना है, वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा सेविंग की वैल्यू, वही आपका इन्वेस्टमेंट होगा। अगेन ये भी आप खुद करेंगे और कॉमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। फिर आता है नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4, डिस सेविंग्स इज -60। तो सेविंग फंक्शन क्या होगा, तो सेविंग फंक्शन होता है -c बार प्लस 1 b y। तो यहाँ पे डिस सेविंग्स कितना पैसा निकाला है आपने, -60। तो मतलब वही ऑटोनॉमस होता है कि अगर आपने कुछ भी नहीं कमाया होता है तो आप उतना, जब आप कुछ भी नहीं कमा रहे होते हो और बेसिक आप कुछ कंजम्पशन करते हो तो कहाँ से आता है वो पैसा, सेविंग से निकलता है। कितना निकाला, -60 प्लस 1 b। यहाँ पे आपको क्या 1 b का मतलब क्या होता है, एमपीएस। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दिया हुआ है 4, आपको चाहिए क्या है, एमपीएस। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से एमपीएस निकल सकता है। तो के और एमपीएस का क्या रिलेशन होता है, के इक्वल्स टू 1/एमपीएस। के अगर 4 है तो 1/एमपीएस, एमपीएस कितना हो जाएगा, ट्रांसफर करेंगे तो ये एमपीएस विल बी इक्वल टू 1/4, दैट मीन्स 0.25। तो ये हो जाएगा 0.25 y, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। ये अगेन आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन दिया है c इक्वल्स टू 205 प्लस 0.9 y। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा, अगर ये c फंक्शन है तो c फंक्शन क्या होता है, c बार प्लस बी वाई। तो b की वैल्यू क्या गिवन है, 0.9। नाउ b का मतलब क्या होता है, एमपीसी। तो एमपीसी से k निकालना आ जाएगा, तो k इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। सपोज दैट बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ नेशन एग्जिबिट डेफिसिट ऑफ 50,000 करोड़। इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स आर 5 टाइम्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। आपको निकालना है कि एक्सपोर्ट कितना होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट से 5 गुना ज्यादा है, तो छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से 5 गुना ज्यादा है, दैट मीन्स एक्सपोर्ट छोटी वैल्यू है। तो हम मानेंगे कि लेट द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट बी एक्स। तो इंपोर्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंपोर्ट इससे कितना ज्यादा है, 5 टाइम्स है, तो इंपोर्ट कितना हो जाएगा 5x। हमें पता है कि बीओटी मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना होता है, कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, डेफिसिट मतलब -50,000 है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज -50,000। एक्सपोर्ट कितना है x और इंपोर्ट कितना है 5x। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -50,000, x में से 5x जाएगा तो बचेगा -4x। तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 50,000 और ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा, डिवाइड। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 0 0, तो 12500। तो x की वैल्यू मतलब उसने एक्सपोर्ट ही पूछा था और एक्सपोर्ट क्या था x, तो x की वैल्यू क्या निकल आ गई है, क्या निकली है 12,500। बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट। यहां से आपको निकालना है प्राइमरी डेफिसिट, और प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल या फिजिकल डेफिसिट में से माइनस कर दो इंटरेस्ट पेमेंट, तो निकलता है प्राइमरी डेफिसिट। नाउ प्राइमरी डेफिसिट तो ठीक है, पर हमें क्या नहीं गिवन है, फिजिकल डेफिसिट नहीं गिवन है। तो फिजिकल डेफिसिट के लिए हम टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट कर सकते थे, पर टोटल एक्सपेंडिचर भी गिवन नहीं है, तो अगेन हम वही करेंगे जो इससे पहले किया था, रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल डेफिसिट को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, FG। फिर इसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट पेमेंट। रेवेन्यू डेफिसिट क्वेश्चन में गिवन है 40,
कैपिटल डेफिसिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पर उसकी जगह पे क्या गिवन है, कैपिटल डेफिसिट निकाल सकते हैं हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 220, कैपिटल रिसीट कितना है, तो कैपिटल रिसीट है 190, तो 220 में से 190 जाएगा तो कितना बचेगा 30। ओके, तो 30 क्या हो जाएगा कैपिटल डेफिसिट। इसमें इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है, तो इंटरेस्ट पेमेंट है 20। ओके, तो 40 प्लस 30 विल बी 70, 70 माइनस 20 विल बी 50, तो यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा 50 रुपीज, 50 करोड़ रुपीज। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर सपोज अ सेविंग कर्व ऑफ एन इकोनॉमी makes an intercept of a negative value of 50 crores. In the economy 20% of increase in income is saved. तो जितनी भी आपकी इनकम जो बढ़ती है उसका 20% आप सेव करते हो, मतलब एमपीएस कितना है 0.2 है। In the light of the above context, identify the value of multiplier. तो k की वैल्यू एमपीएस से निकालना है, तो k अपॉन एमपीएस मतलब 0.2, पॉइंट हटेगा 0 बढ़ेगा तो 2 5 से 10, तो 5 हो जाएगा। फिर आता है सपोज द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8, तो एपीसी कितना है 0.8, इनकम गिवन है 4000, तो सेविंग कैसे निकलेगा, तो सेविंग निकालने के लिए अगर एमपीसी गिवन है तो हमें चाहिए क्या, एपीसी गिवन है, हमें क्या चाहिए एपीएस, एपीसी 0.8 है तो एपीएस क्या हो जाएगा 0.2, तो एपीएस इक्वल्स टू 0.2, और एपीएस निकलता कैसे है एस अपॉन वाई करके, तो इसकी वैल्यू है 0.2। सेविंग्स पता नहीं, पर इनकम कितनी गिवन है 4000, तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो सेविंग कितना हो जाएगा 4 2 8, 800, तो ऑप्शन नंबर डी। फिर आपसे पूछा है, ये ऐसी थ्योरी है कि कौन सा वाला जो कर्व होता है वो 45 डिग्री का बनता है, तो ये जब आपने थ्योरीज पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि जो कंजम्पशन कर्व होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, इनकम या जो रेफरेंस लाइन होती है वो यहाँ से शुरू होती है 0 से, तो 0 से कौन सा कर्व शुरू होता है, इनकम लाइन या फिर रेफरेंस लाइन। फिर आता है सपोज इन एन इकोनॉमी अगर ऑटोनॉमस कंजम्पशन 100 करोड़ है और टोटल कंजम्पशन 130 है, तो टोटल कंजम्पशन कैसे निकलता है, ऑटोनॉमस प्लस इंड्यूस्ड। अगर टोटल 130 है, ऑटोनॉमस अगर 100 है, तो इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 130 माइनस 100, 30, ऑप्शन नंबर ए। ये हम ऑलरेडी पहले कर चुके थे, ये सेम क्वेश्चन इसमें थोड़ा फास्ट आ रहा है, अगर कहीं पर भी डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, और ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो पहले रिपीट हो चुके हैं एज इट इज, तो एक बार आप इसे खुद ट्राई करेंगे, कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपके आंसर आ चुके हैं तो भी कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी कंप्लेंट्स हो, सजेशंस हो, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।